गुड इवनिंग बच्चों। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। बाकी पता नहीं आए नहीं अभी। कहाँ थे हम बच्चों? सर हम्म सर वो वाला बता दो, टॉर्क इक्वल आई अल्फा वाला उस क्वेश्चन में। हम्म। हाँ इसमें जी, लगा इस सकते हैं। बताओ। क्यों नहीं लगा सकते? चलो पहले ना बल्क खत्म कर लें, कहीं फिर हम दो चार क्वेश्चन में अटके रह जाएं। हाँ, पहले बाकी खत्म करो फिर आते हैं इस पे। जो एक दो क्वेश्चन है ना अच्छे। सब्जेक्टिव करे तुम? सब्जेक्टिव फिफ्थ। सब्जेक्टिव सेकंड का आंसर आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? 2.88। 2.72। और पीछे यही है, इज इट? ठीक है, आ रहा है भाई सबका। मतलब किया क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया है ना? और सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सबका आ रहा है। चलो आगे। फोर्थ का आंसर आ रहा है? सर सर इसके अंदर हम्म जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जैसे इंसेक्ट जो है वो सी पे गिर गया, हम्म। तो इसने कहा है भी वो इमीडिएटली बी पे चला गया गिरने के बाद। मूव्स, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर ना जो आंसर गिवन है वो मतलब ऐसे गिवन है कि मतलब वो सी, मतलब वो जब सी पे गिरा तब उसका मतलब उसके पास कौन सा ओमेगा आया, तो वो ओमेगा गिवन है इसके अंदर। मतलब वही लिख रहा हूँ, क्योंकि कहा है कि इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द एंड बी। ये नहीं कहा कहीं पे भी कि वो बी पे पहुंच गया। नहीं तो सिर्फ वो, डायरेक्शन बताइए। हाँ नहीं, एक बारी वो सी पे गिरा तो वहां पे हाँ। कुछ ओमेगा आया उसके पास, तो उन्होंने वही आंसर दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक बारी सी पे गिर के ओमेगा निकाल लिया हमने, फिर उसको बी पे लेके जाएंगे और फिर एंगुलर मोमेंटम जैसे कंजर्व करते होते हैं हम, मतलब वैसे हम्म। मोमेंट इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो नया जो असली आंसर है वो वाला ओमेगा आएगा। नहीं, मतलब आपको कहा है इमीडिएटली आफ्टर फॉलिंग इंसेक्ट सच दैट द रॉड रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब आपको ये कहा है कि इंसेक्ट उस तरफ को जा रहा है सच दैट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। राइट? आपको ये क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि और कि वो पहुंच गया बी पे, है ना? और मोरोवर हम तो कह ही ये रहे हैं कि वो कांस्टेंट ओमेगा से ही घूम रहा है, क्वेश्चन में दिया है। फिर तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना।
मतलब कि इंसेक्ट की वेलोसिटी कुछ वेरिएबल सी होएगी आगे, जिससे कि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। ओके हाँ? सर। तो फिर आंसर ठीक है इसका। सर जैसे हमने जो पहले वाला केस किया था जहाँ पे इंसेट बी से जा रहा था, उसमें इसमें क्या फर्क है? नहीं, बिल्कुल वैसा ही केस है। मतलब बस ये कह लो कि वहां भी कांस्टेंट दिया हुआ था, यहाँ कांस्टेंट नहीं दिया। तो जैसे वहां पे तो हम कंजर्व नहीं कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं ओ के अबाउट कर दूंगा तो ओ के अबाउट आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। मतलब मुझे नहीं पता उसकी जरूरत है कि नहीं, बट कर सकते हैं अगर करना हो तो। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बच्चों देखो आपको क्या करना है कि देखो सबसे पहले तो सिलेंडर ऐसे है, ठीक है। अब सिलेंडर इसके अबाउट रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो जो उसका सेंटर है, मैं सिर्फ सेंटर को ही बना रहा हूँ, ठीक है। वो रोटेट करके लेट से यहाँ आ गया, उसने एंगल थीटा से मूव कर लिया, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, और हम ये ढूंढ सकते हैं कि वो कितना हाइट नीचे आया। कोई मुझे देख के बताना कौन कौन नहीं आया क्लास में। एक तो श्रीहित नहीं आया। गर्ल्स क्यों नहीं आई? गर्ल्स भव्य तो है, लक्ष्य नहीं है ना। और कोई है बच्चों देखो जो नहीं है? आश्रय, आश्रय सुबह था? नहीं था, ठीक है बच्चों। एक सेकंड में ना उसको कॉल करवा दूं लक्षिका को, हो सकता है उसने मैसेज चेक किया ना किया। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो आप ये निकाल के कि वो आपकी एक कंडीशन तो बन जाएगी कि mgr/1 - cos θ is equal to हाफ इंटू 3/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गया कैसे लिखा एनर्जी से? मैंने सीधा लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लिख दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर लिख दो या v²/r² लिख दो। v में ही लिखना चाहिए क्योंकि हमें फाइनली तो v निकालना है। दूसरा बच्चों
अब आप इस पॉइंट पे एफबीडी बनाओ, कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। तो अब फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी देखो, सेंटर ऑफ मास पे mg, करेक्ट, और कोई तो फोर्स ही नहीं है, n 0 हो गया, फ्रिक्शन होएगी, राइट। फ्रिक्शन से बचने का क्या तरीका है? हमें उस डायरेक्शन में मतलब ही नहीं है, हम तो फोर्सेस ही नॉर्मल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, है ना। तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या बन गया, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू, वो जो cm है v स्पीड से मूव कर रहा है तो m v स्क्वायर बाय r। बस इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? आगे। सर सर वैसे फ्रिक्शन भी 0 नहीं होगी, एन तो मतलब 0 ही कर रहे हैं हम। हाँ, कॉन्टैक्ट लूज की बात ही कर रहे हैं हम, यस। तो फ्रिक्शन तो अपने आप ही 0 होगी। आगे जी। एट्थ क्वेश्चन, वो कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो और फोर्सेस बैलेंस कर दो mv स्क्वायर बाय r करके, हिंज फोर्स निकल आएगी। ये जो एफ वाली फोर्स है ये हमने सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए लेनी ना। हाँ, तो दूसरे में भी बस फोर्स बैलेंस करनी है और कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास का यूज आएगा। एसएचएम मुझे याद रखना है, इसके हमें जो एक दो क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस। किसमें एसएचएम, कौन सी शीट में? 3। बच्चों ये ना थॉरली करनी है प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और अगर 2-3 क्वेश्चंस भी ऐसे हों जहाँ कंसेप्ट रिपीट हो रहा हो तो वर्थ इट है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों डायमेंशनली करना है और कुछ नहीं करना, सर बिना उसके कैसे करेंगे? बहुत लंबा है, जरूरत ही नहीं है। हम्म, 11th का सी आएगा। एट्थ का एट क्वेश्चन तो परफेक्ट है, सब कुछ पूछ दिया एक क्वेश्चन में, कितने चैप्टर्स का। ये बेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के आते हैं ये तो। क्या है ना, मतलब यही मैकेनिक्स की खास बात है। आप मतलब एक क्वेश्चन से सारा कुछ पूछा जा सकता है। मतलब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप जैसे कुछ भी आर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट ले लो,
ठीक है, उसका कुछ बना दो टी की फॉर्म में या कुछ भी, उससे आप 2D का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, उससे आप रोटेशनल का क्वेश्चन बना सकते हो, टॉर्क का आई अल्फा लेके, एनर्जी तो बना ही सकते हो, सब कुछ बन जाता है एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस में से तो। और ये बहुत आते हैं, मतलब 8th में क्या कह रहे हो, ए भी आ रहा है? सर इसके अंदर जैसे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इक्वलिटी लगाई हुई है, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स भी गिनेंगे ना, मतलब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर। कहाँ पे, जैसे मतलब जो मैं बी जैसे ऑप्शन मतलब देख रहा हूँ उसमें लिखा है फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ तो नहीं लेंगे इन्फिनिटी हाँ, वाली। जैसे ए ऑप्शन में ना, जैसे माइ इन्फिनिटी पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, एट माइनस पॉइंट्स इन्फिनिटी। अवे फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर हम्म, सर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आता है, अच्छा, अनस्टेबल नहीं आता। अनस्टेबल है, अच्छा, हाँ ठीक है, फिर तो नहीं आएगा, अदरवाइज फिर करना पड़ता। हम्म, हम्म, ठीक है, आगे। मतलब आप सोच रहे हो पूरा हर क्वेश्चन एक चैप्टर है। इसी में ही, मतलब एक्स की फॉर्म में देने की जगह आर की फॉर्म में दे दो, ठीक है, तो आपके सारे रोटेशनल के कंसेप्ट भी यूज हो जाएंगे कि उस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम ये है, उस पॉइंट पे टॉर्क ये है, एंड एवरीथिंग, राइट। आगे। 18th क्वेश्चन। इसमें अगर आप रॉड को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, लेट्स से आपने रॉड को थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, राइट, तो इसके ऊपर इधर से कितनी फोर्स लगेगी, के L/2 थीटा, और सेम फोर्स इधर से लग गई, के L/2 थीटा। लक्षिका, आपने मैसेज नहीं देखा था ना? आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो अच्छा, आप कह रहे हो कि आंसर उल्टा दिया हुआ है, इज इट? के और एम उल्टा आता है? हाँ ऑब्वियसली। नहीं, डायमेंशनली क्या बनता होता है, 2 पाई रूट, क्या होता है स्प्रिंग वाले में, m/k ही होता है ना। अच्छा, फिर तो सर हम्म, सर इसमें भी हम इसका कंपोनेंट नहीं लेंगे, जो ये L/2 थीटा लेंथ आएगी वो उसके परपेंडिकुलर नहीं आएगी? जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही है ना, वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब आपकी टॉर्क क्या बन गई, देखो, के L/2 थीटा इंटू L इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट ml²/12 अल्फा। इससे निकाल लो जो भी बनता है। ये तो फिर कोई बना नहीं आंसर का ना। इस सर वर्क पावर के बूस्टर में भी नहीं था एक के, मतलब जिसमें हमें वो पहले परपेंडिकुलर लेंथ आती है उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है वो वाला। नहीं, वो कुछ और होगा।
वो तो एक ऐसा था ना जिसमें आउट ऑफ प्लेन आप उठा रहे होते हो या कुछ करते हो, 4 स्प्रिंग लगे हुए थे। मैं मुझे याद नहीं मेरे को तो। इसमें तो आप चाहे लेके देख लो, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर ये सी बन रहा है क्या इससे? जैसे बन रहा था सी। ठीक है। सर सर जब हमने ए को पिचकाया तो वो बी ऊपर क्यों गया? रॉड है। तो उससे क्या होएगा? रॉड तो रिजिड होती है ना, मतलब ये कैसे हो सकता है कि, मतलब रिजिड बॉडी की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि। हाँ जी, तो हमने जब फोर्स लगाई तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे जाएगा, किसका? ये रॉड का। वो जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल इनिशियली ऐसा होगा, बट फाइनली तो वो दूसरी तरफ से भी फोर्स लग के वो सेट हो जाएगा ना, ये दोनों तरफ से इक्वल फोर्स ही लगेगी। ये कैसे हम कह सकते हैं कि इक्वल लगेगी? सिमेट्री। पर फोर्स एक ही एंड पे लगी है तो सिमेट्री कैसे? वो तो ऐसा होगा ना, मतलब आप एक एंड पे लगा रहे हो, उससे रॉड नीचे जाएगी, उधर से दूसरी तरफ से भी स्प्रिंग खींचेगा, तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा, तो फाइनली दूसरे तो वो सब सेट हो ही दूसरे जाएगा। एंड दूसरे एंड से स्प्रिंग क्यों खींचेगा? क्योंकि आप रॉड को नीचे कर रहे हो, मतलब रॉड ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि रॉड ऐसे हो जाएगी। नहीं मतलब जैसे कि हम ये माने कि बी थोड़ा सा नीचे गया और एज बहुत ज्यादा नीचे चला गया। वो इनिशियली ऐसा हो जाएगा, तो भी फोर्स तो आ गई ना, उसके बाद जब फाइनली स्टेडी स्टेट बनेगी तब तो यही आना पड़ेगा सिमेट्री से। मतलब ये तो पॉसिबल ही है ना, फाइनली आप सोचो कि एक ज्यादा ऊपर जा रहा है, कम ऊपर जा रहा है एंड, हाँ जी, जब सब कुछ हाँ तो जी, सेम है। ठीक है। आगे। नाइनटीन में हो सकता है एसएचएम का कोई यूज ही ना हो रहा हो, है ना, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बस वो, मतलब वो टाइम वाइम लेने में हो सकता है शायद, बस उतने की इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा, ये बचा ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 3 होगा। ये कुछ मिसप्रिंट लग रहा है ना 5th क्वेश्चन में। क्या मतलब होगा लास्ट लाइन का, इफ। सर हम्म, सर वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ए बाई बी इक्वल टू एन स्क्वायर और ए बाई आर इक्वल टू एन। अच्छा, राम ने सारे प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर देख लिए मुझे लग रहा है ना राम? सर मतलब ये क्वेश्चन हुआ नहीं था तो मैंने ये चेक किया था। ए बाय बी इक्वल टू एन स्क्वायर, और क्या था दूसरा, क्या था? ए। सर ए बाई आर इक्वल टू एन। अच्छा, व्हाट इज एन? अच्छा ऐसे ही दे दिया कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन, M1 हटा दिया। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या हटाया?
M1 is removed. ठीक है, M1 को हटाया तो A तो आएगा ही, है ना, और C भी आएगा। D नहीं आएगा। सबको पता है ना कैसे करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन देख के? आगे सर उसमें सी डी तो नहीं आएगा? ना, डी तो गलत है ना? हाँ। फोर्थ, for what values of A, B and C is the motion simple harmonic? अगर आप कह रहे हो सारे जीरो हो जाएं, फिर तो नहीं होगा। मतलब जैसे ए में उन्होंने स्पेसिफाई किया है नॉट जीरो, है ना, या तो ऐसा कुछ होता है ना, जब ए में मेंशन किया है तो ऐसे में फिर वो दोनों को देंगे मार्क्स। आगे फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आंसर गलत है। किसका? सर ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में ना ऐसे आंसर दिए हुए हैं, मतलब जो ये आंसर आ रहे हैं उनका हाफ आएगा एक्स्ट्रा। यस सर। ठीक है जी, कर लो हाफ। कहाँ कहाँ पे बताना मुझे। सर जैसे पहले का आंसर π/4 है तो वहां पे π/8 आएगा। अच्छा, सबका ऐसे ही है ना बच्चों? 5/6। थर्ड, इसमें डी में भी हाफ लगा दूं? नहीं, इसके अंदर तो बी ऑप्शन आ रही है, मतलब सिर्फ उसके अंदर हाफ आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आ रही है। मतलब बी ठीक है ये कह रहे हो? हाँ डी दिया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हो डी दिया हुआ है, बी आ रहा है, इज इट, या उल्टा? बताना बच्चों। बाकी बच्चों बताना, थर्ड का क्या आ रहा सर डी आ रहा है मेरा। डी है? आ डी आ रहा रहा है। डी आ रहा है 12। है? डी, सर डी आ थर्ड रहा का तो ठीक ही होगा ना, मतलब जैसे वो तो कंप्लीट टाइम ही पूछा है। यस सर। है। ठीक है, जो मैंने तो पढ़ाई नहीं क्वेश्चन। आगे ये बच्चों ये कैसे किया 7 to 9 वाला? फेजर से। फेजर से, यस। सर उसके बिना भी हो गया। हाँ हाँ, हो सकता है ऑफ कोर्स।
आगे फोर्टीन 15 phase space diagram, position, momentum. तो different initial conditions देखते हैं करके। अगर ये इसकी इस पोजीशन पे इसका मोमेंटम 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है ना, x इक्वल टू 2 हो गया ये, और तो मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, तो यही एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ सही है, बिल्कुल ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बच्चों लॉजिकली सोच पा रहे हो सर्कल क्यों बन रहा है? कि देखो अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रही है? मैक्सिमम वेलोसिटी को, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन है ना। जब x 0 हो गया और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है जब जब मतलब क्या होती है वो, a ओमेगा होती है, करेक्ट। तो इसलिए वो सर्कल ही बन रहा है। मतलब बेसिकली वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या फर्क है दोनों में? बस एम्पलीट्यूड अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ये हमें मतलब अब विजुअलाइज ही करना पड़ेगा उस टाइम पे कि हाँ भाई ये कुछ भी नहीं है ग्राफ, इट इज जस्ट शोइंग कि, जैसे मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि वो सिंपल इंफॉर्मेशन कोई कॉम्प्लेक्स करके देते हैं, राइट? तो इट इज जस्ट शोइंग कि हाँ एक का एम्पलीट्यूड दूसरे का डबल है। मतलब ये क्वेश्चन बस उस इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड था। 15th क्वेश्चन, तो फिफ्टींथ में देखो ए और बी में ए और बी में क्या फर्क है? मतलब एरोस की डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या उससे हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं कि तो साइन कन्वेंशन सी कुछ दी हुई थी ना उन्होंने? सर सर इसमें हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मतलब जब वो मास नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? ये तो हमें ऑप्शन से ही समझना पड़ेगा क्या है। सर वैसे आइडियली दिए दिए नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन से करेंगे उस टाइम भी? ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये समझो कि यहाँ सर्कल क्यों नहीं बन रहा। अगर सर्कल नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि भाई ऑल्दो उसका हमें कोई यूज नहीं करना, बट
ये बेसिकली वो ये शो कर रहा है कि डैम्पिंग टाइप्स हो रही है, कि जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वापस वहां पे नहीं पहुंच पा रहा, राइट। तो अब अगली बात बच्चों, क्या CD में से हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता है ना, जहां से स्टार्ट किया है उससे ज्यादा दूर कैसे जा सकता है? तो ये खत्म हो गया केस। अब बचा A और B। ग्राफ्स बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ एरो की डायरेक्शंस अलग हैं। ये एक बार हम साइन कन्वेंशन से सोच लेते हैं क्या है। मतलब लेट से अगर हम A ऑप्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब हुआ पोजीशन पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। और B ऑप्शन का मतलब हुआ कि जब पोजीशन अप है तो मोमेंटम नेगेटिव, मतलब किसी पॉइंट से पोजीशन और पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है। एक बार बच्चों सोचना कौन सा सर्कल हो सकता है, कौन सा साइकिल हो सकता है इसमें, क्या दोनों ही पॉसिबल है? B ऑप्शन कह रही है, अगर मैं B ऑप्शन में इस वाले पार्ट को कंसिडर करूं, दिस इज शोइंग कि कुछ ऐसा होना चाहिए कहीं पे कि उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कम हो रही हो, लेकिन उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही हो। क्या ऐसा कहीं हो रहा है बच्चों कि वो मतलब एक मीन पोजीशन टाइप से नीचे की तरफ आ रहा हो, कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे की तरफ आ रहा हो और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो? मतलब अगर हम मान लो ये पोजीशन से छोड़ा है लेट्स से, तो दिस विल शो कि कुछ ऐसा कि ये पोजीशन है, तो पॉजिटिव में पोजीशन कम हो रही है, वेलोसिटी नीचे को बढ़ रही है, फिर मेन पोजीशन को क्रॉस किया तो पोजीशन नेगेटिव से 0 जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव में 0 हो रही है। फिर ऊपर आया, B तो बन रहा है लॉजिकली। A सोचते हैं अब, ऐसा हो रहा है कहीं की पोजीशन कम हो रही हो, मतलब वो एक पोजीशन से वापस आ रहा हो और उसकी बाएं में वेलोसिटी बढ़ रही हो, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही हो। जो हमें ऐसा शो करना है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है कि बॉडी
आ नीचे को रही है लेकिन उसकी ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है। इज इट पॉसिबल बच्चों? कि बॉडी एक मीन पोजीशन से ऐसे नीचे को आ रही है, तो ये तो गलत नहीं हो गया? अगर नीचे को आ रही है तो वेलोसिटी हैज टू बी नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती, तो मोमेंटम पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गई। राइट? अच्छा बच्चों, जैसे मैं आपको जनरली कहता होता हूँ, लेट्स सी कि भाई ग्राफ वाले क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा स्लोप और पोजीशन से निकलती है, स्लोप या एरिया से। यहाँ सोचें एक बार क्या बनेगा अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, क्या डिपिक्ट करती है वो? डी पी बाय डी एक्स। तो एम डी वी बाय डी एक्स। एम ए बाय वी बन गया है ना? मतलब कुछ ऐसा नहीं, नथिंग स्पेशल। और अगर एरिया भी निकालते, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ ना, मतलब किसी और फॉर्म में अगर बनना हो क्वेश्चन, तो एरिया बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो एम इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। इससे भी कुछ नहीं निकलेगा फर्दर। ठीक है, मतलब नॉट मेकिंग मच सेंस। टेंथ क्वेश्चन। हमें कहा है टोटल एनर्जी सच दैट पार्टिकल डज नॉट एस्केप इंफिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी दे दी, बाद में कांस्टेंट है। हम्म नहीं, अगर डी हो जाएगा, अगर उसकी एनर्जी, आपने कहा कि एनर्जी उसकी वी नॉट से ज्यादा हो गई, फिर तो वो इन्फिनिटी को एस्केप कर जाएगा ना।
आगे बच्चों, मैट्रिक्स फर्स्ट में बी का बच्चों आर और एस आ रहा है क्या? ये एक्सपोनेंशियल में आएगा ना ये वाला केस, तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं होगी इसमें आई थिंक। सही कह रहा हूं मैं? डायरेक्शन ही नहीं होगी चेंज। इसका ऐसा बनेगा ना, dx by dt is equal to minus kx। गोपाल जो आप कह रहे हो ना कि ओरिजिन के अबाउट चेंज, वो ओरिजिन पे कभी जाएगा ही नहीं। एक्सपोनेंशियल में बनेगा ना, ऐसी कोई t की वैल्यू ही नहीं बनेगी जब वो x इक्वल टू 0 पे जाएगा। सी, सी की कौन सी कह रहे हो? क्यू ऑप्शन। सीलिंग ऑफ एलिवेटर, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। ये ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेशन है। The motion of object is observed from elevator starts going upward है। तो एलिवेटर फ्रेम में क्या होगा, इस पे एम में फोर्स नीचे को लग गई, चल गई गलती, एसएचएम होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी, राइट। आगे सेकंड का बी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग क्यू आर आ जाएंगे, है ना। और एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग एक तो एस आ गया, वो तो सीधा केस हो ही गया। क्या पी आ सकता है? पी भी आ सकता है ना। तो फिर बी के करस्पॉन्डिंग तो चार ही आ गए।
यही दिया होगा। क्यू एस दिया होगा। मतलब इन्होंने वो नहीं अज्यूम किया कि, मतलब इसमें इन्होंने ये अज्यूम करके आंसर दिया कि इनिशियली वो जीरो डिस्प्लेसमेंट है ना। सर टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? नहीं, वो तो वही मतलब है कि आप, मतलब कि आपने कहाँ से देखना शुरू किया। डिस्प्लेसमेंट तो मतलब फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, कि आपने, आप किस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। सर पोजीशन फ्रेम डिपेंडेंट होएगा, पर डिस्प्लेसमेंट भी होगी। सी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वो वाली बात है ना कि अगर तो हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब कि डिस्प्लेसमेंट सीधी सी बात है कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो उसकी, वो बात है कि आप उसकी हम्म, हाँ मतलब टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन अलग हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जब वो मूव करना शुरू करेगा तो उसके बाद ही होएगी। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टी 0 ही है elapsed टाइम, तो एस तो 0 ही आएगा ना। हाँ बट स्टिल पी तो आ सकता था। नहीं, पी भी इसीलिए नहीं आ रहा ना, मतलब ओ आ सकता है। पी का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि अगेन टी इक्वल टू 0 पे कुछ और डिस्प्लेसमेंट है। टी इक्वल टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया लक्ष्य। आगे बच्चों, इंटीजर। पार्ट ई के फर्स्ट का आंसर बच्चों ठीक है। ठीक है भाई। यार ये कोई क्वेश्चन है गलत करने वाला? बाकी हो गए? बाकी तो आसान ही है। सर सही आ रहा है उसका। लोग तो यही कह रहे हैं। सर ये नहीं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ डेल्टा एम बाई एम। ना ना ना, सिंपल। वो तो लगा ही नहीं सकते ना, अब चेंज 100% चेंज है। सिंपल मैथ्स लगाओ। ओके सर। मान लिया, मैं कहता हूँ कि एरर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि हर जगह ही लगा दो। हाँ जी, खत्म ये रोटेशनल पे आए वापस। चलो सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, वो जो था ऊपर, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। हाँ जी बच्चों, एक बार सोचो, क्या इस केस में हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते?
ये बच्चों एक्चुअली वही बात है, जैसे हम कहते हैं नहीं कि न्यूटन सेकंड लॉ जब हम लगाते हैं तो कहीं पे हम F इक्वल टू एम ए लगाते हैं और कहीं पे हम F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लगाते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, कब कौन सा लगाते हैं? जब मास भी चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं ना ऊपर वाला नहीं लगा सकते। बिल्कुल वही बात यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आई चेंज हो रहा है ना? तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा उस चेंजिंग आई को अकोमोडेट नहीं कर पाता, जस्ट लाइक एफ इक्वल टू एम ए वो नहीं कर पाता। करेक्ट। तो इसलिए फिर हम इस केस में क्या करते हैं, एल निकाल के उसका डी एल बाई डी टी कर देते हैं। सर सर यहाँ पे मैं मतलब एक इंस्टेंट पे तो लगा ही सकता हूँ ना, ये तो फिर वही बात हो गई वेरिएबल वाले क्वेश्चन में। मतलब कि तो वो आप वो एक बात कर रहे हो कि कि एक इंस्टेंट पे एक बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो ही है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, वो एक dx लेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास आई तो सेम ही आ जाएगा। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ आई तो अलग है ना। यस सर, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन में तो यही डाउट था ना अपना, ये क्लियर? और क्या था ये वाला? अच्छा, ये जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ना, मतलब ये कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो ऊपर आ ही गया है ना। एक आगे था कोई जो आपने मेरे से पूछा था, ये वाला शायद फोर्थ है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन निकला फिर? सर हम्म, सर ये वाला क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में मतलब सही था क्या, मतलब ये बोनस कर दिया था बाद में? पता नहीं देखते हैं, मतलब मैंने जान के देखा नहीं। पहले हम अपने आंसर पे पहुंचे ना, जो हमारे को कंक्लूसिव आंसर लग रहा है, फिर हम देखते हैं कि पेपर में क्या किया था। हाँ जी। आ, एक तो हमने ये रिलेशन लिख दिया है ना, तो इस रिलेशन से ये बात तो क्लियर हो रही है कि हम वी के बारे में तो कुछ नहीं कमेंट कर पा रहे, है ना? मतलब हम लीनियर डायरेक्शन में मोमेंटम तो नहीं कंजर्व कर सकते ना बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ए और बी में से तो आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब तो, और ये बात भी पक्का है कि फ्रिक्शन, एक तो ऊपर वाली सरफेस भी हमें बताया नहीं हुआ कि वो स्मूथ है या रफ है ना।
सर अगर जो छोटी वाली बॉल है उसका टेंजेंशियल में जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ तो मतलब फ्रिक्शन तो होगी। मतलब जैसे ये वाली जो बॉल है तो उसका अगर टेंजेंशियल में मोमेंटम चेंज हुआ तो मतलब दोनों दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होनी चाहिए ना फिर। अगर टेंजेंशियल में चेंज हुआ तो यस। हाँ जी, तो वो तो हो ही रहा है। वो कैसे पता आपको? मतलब जब हम अच्छा नॉर्मल आपने कंपोनेंट नॉर्मल टेंजेंशियल। नहीं, वो तो इम्पल्स से भी आ सकता है ना बेसिकली तो, कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? सर अगर नीचे इम्पल्स आएगी तो वो तो ट्रांसफर तो तभी होगी जब दोनों के बीच में होगी फ्रिक्शन। नहीं, क्या इसका बच्चों बॉल का टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आता है? सर इसके अंदर हमने कहीं ये नहीं यूज किया ना कि वो वर्टिकल हो गई बाद में। वो तो हमने पहले कर लिया था यूज, मतलब जब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे। हाँ, बाद में तो नहीं किया। उसका भी कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए एंगुलर में हाँ, किया नहीं, ये किया तो है। नहीं मतलब वो तो एंगुलर में तो कहीं को भी होता, हम लिख ही देते, मतलब कुछ स्पेशली यूज नहीं हो रही है चीज। सी देखो, क्वेश्चन बना तो सेंस वही था जिसने भी बनाया कि तब वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना चाहता था। बाद में हुआ नहीं। हाँ बच्चों, चलो ये बताओ फटाफट। ये तो हम बता ही सकते हैं कि इसका सी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। ये बच्चों एंगल क्या बनता है? 30 बनेगा ना? अब अगर हम बिल्कुल ही बेसिक मेथड पे आ जाएं कोलिजन्स के, ये 20 का जो नॉर्मल कंपोनेंट बना वो बन गया 10√3, और टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गया 10। इसमें बच्चों कोई डाउट? और ये जो 10 है इसका, ये एंगल 60 है, तो नॉर्मल बन गया 5, और टेंजेंशियल बन गया 5√3। एनी डाउट इन दिस बच्चों? सो डेफिनेटली ये जो बॉल है उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में
मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी इम्पल्स लग रही है। है ना? क्या जल्दी फाइंड कर लिया मैंने राम? एंगल? वो तो मैं तो सिर्फ एक चीज यूज करता हूँ वेरी हेल्पफुल, कि एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर होता है तो उसके परपेंडिकुलर वाली दो लाइंस में भी सेम एंगल होगा। ये इससे बहुत फटाफट निकलते हैं एंगल्स। एक ये होता है ना कंसेप्ट कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर दो लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ऑब्वियसली आपने बस घुमाया ही है 90 डिग्री से। बस इसका बहुत काम आता है हर जगह। हाँ जी बच्चों, मुझे फटाफट बताना, हम इम्पल्सेस की वैल्यूज निकाल सकते हैं? अब बॉल के लिए तो हमें अब सारा कुछ ही पता है, तो हम टेंजेंशियल और नॉर्मल इम्पल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये करके बताओ मुझे फटाफट, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये वैल्यूज आती हैं। फ्रिक्शनल इम्पल्स मैंने ठीक दिखाई है। ये मैं बॉल के ऊपर दिखा रहा हूँ नीचे वाले फिगर में। तो अब हमें नहीं पता कि नीचे से फ्रिक्शन वाली इम्पल्स किधर को लगेगी। लेट अस से मैं उसको कहीं भी अज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा,
अच्छा ठीक है, हाँ 5√3 बड़ा हो गया ना 10 से, कि नहीं? नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा मतलब उस डायरेक्शन में कम हो रही है ना जो ओरिजिनल डायरेक्शन है? उल्टा नहीं है वो? क्यों उल्टा, क्यों है? तो बॉल के वेलोसिटी ऊपर कम तो, हो रही है। हाँ मैं बॉल के ऊपर दिखाई है नीचे वाले फिगर में। सर हम बॉल किसको कह रहे हैं? रिंग को, सॉरी रिंग को, ये जो बड़ा सा अच्छा। बोला है रिंग। हाँ मैं वर्ड गलत यूज कर रहा था। यहाँ पे अब इसके बच्चों एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे। आप ही लोगे, बताना मुझे इसका एक्स वाई में करके क्या बनेगा। √3 प्लस हाफ का √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2 का हाफ। ये बच्चों ये तो सिंपल सी वैल्यू आएगी, मतलब आप अभी समझ भी जाओगे क्यों आई, ये तो बनना अभी है ना। मेरे ख्याल ऊपर वाली मैंने वो गलत दिखाया, वो नीचे को आएगी है ना। ये नीचे वाली 2 आएगी है ना। ऊपर वाला क्या बन गया? √3/2 प्लस 1/4 माइनस √3/2। ये बचाओ, मैंने मुश्किल तरीके से किया, आप आसान तरीके से भी ये निकाल सकते थे। कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स लेने में कोई गड़बड़ नहीं है, आसान तरीके से कैसे निकाल सकते थे? हम सीधा ही ऊपर वाले फिगर में ही अगर सिंपल एक्स वाई में ही पल्स निकाल लेते बॉल के ऊपर, तो सीधा ही कर सकते थे ना। अगर हमें नीचे वाले फिगर में एक्स वाई में यूज करना था तो ऊपर तो फिर तो कोई सेंस नहीं थी कि हम ये ऐसे अजीब सा सारा कुछ करें। हम ऊपर वाले फिगर में भी एक्स वाई में ही दिखाते और नीचे वाले में भी एक्स वाई में ही दिखाते। वो तो सिर्फ हमें ये फायदा हो गया कि वो टेंजेंशियल से हमें पता चल गया कि हाँ भी फ्रिक्शन भी कुछ आ रही है। वर्टिकल में मतलब नीचे की तरफ वन आ रही है ना।
बच्चों समझ आया, ये इतना अजीब करने की जरूरत नहीं थी, हमने बेसिकली डबल मेहनत की है। चलो। अब अगर हम बॉल के लिए हम लेट्स ट्राई टू राइट इक्वेशंस ऑफ इम्पल्स। मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। व्हाट वी कैन राइट इज फॉर द बॉल कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल इम्पल्स 2 लग रही है टुवर्ड्स राइट। तो -2 इज इक्वल टू, इसका मास 2 दिया था, मैं फिर बॉल बोल रहा हूँ बच्चों, रिंग। -2 इज इक्वल टू 2 इंटू v-1 हो गया, नहीं, -2 माइनस f एज पर दिस फिगर। जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है कि ये सब कुछ करके भी हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। ये ओमेगा भी 2 था ना इसका। तो एंगुलर इम्पल्स की अब क्या इक्वेशन बनेगी? एंगुलर में चलो अब टेंजेंशियल में लिखा हुआ था तो उसका फायदा हो जाएगा आपको। लेट से बाद में भी हम ओमेगा इधर कोई मान लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही प्लस मानो तो -1 - √3/2 इंटू रेडियस 0.5 प्लस fj इंटू 0.5 इज इक्वल टू मास इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू ओमेगा-2। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं 3, एफ जे वी ओमेगा। इक्वेशंस हैं 2। सर नीचे ग्राउंड का म्यू भी नहीं दिया हुआ ना। हाँ म्यू नहीं दिया हुआ, म्यू होता फिर तो काम बन जाता। बच्चों इन 2 इक्वेशन से बाय चांस मतलब कुछ एलिमिनेट वगैरह करके ऐसा तो नहीं है कि हम एफ जे के बारे में कमेंट कर पा रहे हैं कि एफ जे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बट हमें कुछ भी नहीं पता ना, हमें वी ओमेगा का भी नहीं पता कुछ।
अगर सर ये क्वेश्चन तो पेपर में मतलब नहीं हो सकता ऑब्वियसली, अगर एफ जे जीरो होगा वैसे ही, अगर मतलब हम देखें अगर एफ जे जीरो है तो वी जीरो है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग आप एक ओमेगा निकाल सकते हो, चलो बट सर हम्म सर इसके अंदर अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर इम्पल्स वाली इक्वेशन लिखूं तो ओमेगा आ जाएगा ना? लोएस्ट के अबाउट एन जे एफ जे खत्म हो गए, नहीं तो भी तो वी और ओमेगा में ही रिलेशन आएगा ना। सर मैं मतलब थर्ड इक्वेशन कह रहा था भी, मतलब वो यही सेम ही रिलेशन आ वो जाएगा सेम ही मतलब। बन जाएगा, हाँ हाँ, वो तो इनको एलिमिनेट करके बन हाँ जाएगा कुछ। इससे ये आ रहा है कि एफ जे जो है वो वी के ऑपोजिट होगा हमेशा। मतलब जो ऑप्शंस हैं वो तो आप जो समझ ही रहे हो ना, वो कुछ इस हिसाब से लग रही हैं कि नीचे वाली ना लो तो इससे पता, वो खैर हमने वैसे भी निकाल लिया था, वो तो ऑब्वियस इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि फिर स्पीड जीरो आ गई और फिर ओमेगा आ जाएगा कि वो घूमती रहेगी रिंग। बट इस केस में तो हम कुछ भी नहीं कह पा रहे। क्या फिर ऑफिशियली क्या दिया हुआ है? सर इसके राम अंदर बताओ। सर इसके अंदर हमारे पास एक ये भी आ गया ना कि अगर फ्रिक्शन जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, मतलब। हाँ तो वो तो वही केस ही हो गया ना, हाँ हाँ अगर हाँ हम फ्रिक्शन जीरो मान रहे हैं वो तो इट इज हाँ एज गुड एज सेइंग कि एक्स में हाँ। मोमेंटम कंजर्व कर दो। हाँ तो उसके अंदर वो एक ऑप्शन में फ्रिक्शन के बारे में भी पूछा हुआ है कि क्या? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है रिंग और ग्राउंड के बीच में। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी कुछ बात बात सी मतलब वही ना, हम इससे कुछ कमेंट तो नहीं कर पा रहे कि ये किस डायरेक्शन में आएगा। हाँ भाई राम बताओ आंसर, अपना तो कुछ नहीं निकला। राम देख रहे हो या मैं देखूं? टू 2011
सर इसका ए सी है। ए एंड ए ए सी, सी। जैसा जा तो ए है जा ए सी है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये तो बहुत अजीब है ना। सर अगर ए है तो सी कैसे आ गया? अभी तो हमने हाँ प्रूव किया। हाँ, ए के साथ सी कैसे हो सकता है? अभी तो उसे प्रूव किया कि मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ ये बस फिर वही, अगर देखो बुरी किस्मत वाली बात है। ये बस कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं कर सकते इसका। मतलब आप सोचो कि इसमें जिसने ज्यादा सोचा ही ना हो, जैसे हमने भी एकदम जब स्टार्ट किया था याद है, सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्व कर दिया और ए ऑप्शन निकाल दी थी। और कोई जिसने वैसे किया हो वो मार्क्स लेके चला जाएगा, जिसने ज्यादा दिमाग लगा लिया जैसे हम कर रहे थे वो मरा गया। चलो एनीवेज कुछ नहीं कर सकते है ना। ये मतलब ऐसे होता ही है बच्चों, जैसे ना इस साल आया था एक थर्मो का क्वेश्चन, मुझे याद कराना, मैं अगली बार दूंगा आपको। आप आंसर निकाल ही नहीं सकते उसका, आप कुछ भी कर लो। जो उन्होंने आंसर दिया है वो न्यूमेरिक आंसर है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही धक्का कर दो तो जाके वो आंसर आता है। मतलब ए और सी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब सिर्फ ये तो मैं, चलो मैं मान लेता कि वो स्मूथ मान लिया और कर दिया। चलो ठीक है बच्चों, एनीवेज अगली क्लास में फिर मेंस का करके लाना काम। सर 11। हाँ जी। सर मतलब आज का कंक्लूजन यही निकला कि ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। हाँ मैं तो टेस्ट में कहते ही हूँ छोड़ दो, है ना, साथ के साथ ये तो चलो हम वैसे कर रहे थे। टेस्ट में तो कभी भी ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं, कुछ कंफ्यूजन हुई लीव इट साथ के साथ। हाँ जी 11th, इसमें 11th में क्या होगा कि पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होएगा कंपेयर टू क्यू, और रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब पी की एक्सेलरेशन कम होएगी। रोलिंग, मतलब वो प्योर रोलिंग ही वो। से इसमें एक डाउट था हम्म, कि मतलब अगर यहाँ पे तो हमने प्योर रोलिंग ले लिया, अगर प्योर रोलिंग ना हो तो उसमें हम जो, वही मुझे आज पूछ रही थी आपसे कि जो ट्रांसलेशनल वाली है उस पर तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। नहीं बट वो इस तरह से हो गया ना काम कि फिर फ्रिक्शन का रोल आ गया। अब फ्रिक्शन कितनी लगेगी वो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी में तो रोलिंग का भी कंपोनेंट आएगा। मतलब सुबह जो ने आंसर दिया था, मतलब इस केस में अगर हम कहते हैं कि हाँ जी हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हमें दिया होता कि हाँ स्लिपिंग हो रही है और हमें ए सी एम देखना होता तो हम सीधा सीधा निकाल सकते थे।
उसमें तो फिर कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि वो तो हम फिर डायरेक्टली कह सकते थे कि मतलब वो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाता। यस सर। हम्म, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, मेरी क्रिसमस अगेन, एंजॉय करो, बाय। कौन सा कह रहे हो राम? लास्ट पैसेज टाइप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रोटेशनल तो बच्चों ऐसा चैप्टर है, मतलब एंडलेस है, इसमें आप जितना मर्जी आगे जाते जाओ, बट इसके क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है टेस्ट में। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन रोटेशनल एट ऑल, इनऑर्गेनिक करो उसकी जगह। ठीक है, रोटेशनल तो मतलब आप ये मान लो कि जो अभी आपके एक पर्टिकुलर ईयर तक है ना, जो उसके आगे वाले भी हैं क्वेश्चन, वो भी जबरदस्ती हैं। तो बस मेरा हिंट समझ लो, रोटेशनल का तो क्वेश्चन करना ही नहीं एग्जाम में, ये सोच के चलो बस, मतलब एंड में करना है बिल्कुल। चलो ओके बच्चों, बाय।